बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लेके आए हैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इसका बेसिक बताया, इसकी टर्मिनोलॉजी बताई कि क्या क्या इसके अंदर वर्ड्स आते हैं, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे निकलते हैं, ग्राफ पर बनाना ग्राफिकली होता है, ज्योमेट्रिकली होता है, और एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए तीन मेथड मैंने आपको बताए थे कि एल्जेब्रिकली सॉल्व कैसे करेंगे। उसके मेथड की हम एक्सप्लेनेशन इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अलग अलग वीडियो में अलग अलग हम करेंगे कि एलिमिनेशन किसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किसको बोलते हैं। यहाँ आज हम वर्ड प्रॉब्लम के साथ एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों की हम बात कर लेते हैं। केवल एल्जेब्रिकली उसको प्रेजेंट करना है इक्वेशन को, प्लस ग्राफ में उसको कैसे शो करना है, ये हम आज देखते हैं। तो मैंने 3.1 एक्सरसाइज आपके लिए ली है, उसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत थोड़ी टफ भी होती है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि खुद ही पढ़ना है और इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनी हुई नहीं है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और इक्वेशन बनाना है। तो थोड़ा सा टफ होता है, पर अगर बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज हमें आ जाती है। तो देखिए मैं 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ती हूँ। ये आपके पास बुक है, आप बुक खोल के बैठ सकते हैं, और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, फिर भी मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 ईयर अगो, 7 साल पहले। देखिए डॉटर और फादर में जो रिलेशन है वो एज डिफरेंस तो होगा, तो वो एज डिफरेंस जो है इसको हम बोलते हैं एज के क्वेश्चंस। एज डिफरेंस है, अब वो डिफाइन कैसे कर रहा है, वो अपनी एज और अपनी बेटी की एज नहीं बता रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि आफ्ताब की एज क्या होगी और उसकी बेटी की एज क्या होगी। तो वो यहाँ इक्वेशन बोल रहा है, आपसे बोल रहा है 7 ईयर अगो, 7 साल पहले की बात कर रहा है कि I was 7 times old as you were then। मैं 7 साल पहले तुमसे 7 साल बड़ा था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 साल बड़ा था। I was 7 times as old as you were then। उस वक्त जो तुम्हारी उम्र थी उससे मैं 7 साल बड़ा था। Also 3 years from now, आज की जो एज है, आज यानी कि प्रेजेंट, नाउ माने अभी से वो बात कर रहा है कि नाउ 3 साल बाद, वो बोल रहा है 3 साल बाद, वो बोल रहा है ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुमसे 3 साल बड़ा होऊंगा। 3 साल बाद मैं तुमसे कितना बड़ा हो जाऊंगा, 3 साल बड़ा हो जाऊंगा। और लेकिन 7 साल पहले मैं तुमसे 7 साल बड़ा था, जब तुम्हारी उम्र उस वक्त 7 साल, जो भी उम्र थी तुम्हारी 7 साल पहले। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो भी अननोन दिया है, यहाँ पे आफ्ताब दिया है और उसकी डॉटर, दो लोगों की बात कर रहे हैं, यानी 2 वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो एक को हमें x ले लेना है और दूसरे को हमें y ले लेना है, खुद ही रिप्रेजेंट करना है कि आफ्ताब सपोज x ईयर वाला है और उसकी डॉटर जो y ईयर है। उल्टा भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इक्वेशन बनाते वक्त ध्यान रखना है कि आफ्ताब को हमने क्या बोला है और डॉटर को हमने क्या बोला है। जिसको x बोला उसको x लेंगे, जिसको y बोला उसको y लेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसने बोला है सबसे पहले तो आफ्ताब और डॉटर की बात करना है, तो आफ्ताब की एज, प्रेजेंट एज की बात करें, अभी एट प्रेजेंट। हमेशा कोई भी काम करेंगे, कोई बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे। तो पहले मैं प्रेजेंट की बात कर लेती हूँ कि आज उसने यहाँ पर प्रेजेंट एज दी नहीं है, मैंने मान ली कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज y है। आफ्ताब एज x ईयर, डॉटर एज y ईयर, ये प्रेजेंट एज है, ये लिखना कंपलसरी है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। तो यहाँ ऊपर ही हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंट एज, जैसे मैंने यहाँ हेडिंग डाल दी 7 ईयर अगो, तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया, 3 ईयर फ्रॉम नाउ ये हाईलाइट कर दिया। यानी 3 चीजें हैं इसके अंदर, एक प्रेजेंट एज है, एक 7 ईयर अगो है, और एक 3 ईयर नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल यानी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, 7 साल पहले यानी प्रेजेंट एज से 7 साल पहले। ये वर्ड जो है अगर अच्छे समझ में आ गए तो इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स मान ली, डॉटर की प्रेजेंट एज वाई मान ली। अब कंडीशन, उसने बोला 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, तो पहले 7 साल पहले की एज लिख ले। आफ्ताब की 7 साल पहले उम्र कितनी होगी भाई, आज अगर एक्स का है तो 7 साल कम कर दो, पीछे जाना है तो 7 साल कम कर दो, आगे जाना है तो 7 साल प्लस कर दो, 3 साल प्लस कर दो। भाई आज अगर आप 10 के हो तो 3 साल बाद 13 के हो जाओगे, 10 + 3, तो आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो 7 ईयर अगो उसकी आफ्ताब की एज कितनी हो गई, x - 7, डॉटर की एज कितनी हो गई, y - 7। अब कंडीशन, यहाँ कंडीशन की बात कर रहा है, यहाँ वो कंडीशन लगवा रहा है आपसे। 7 ईयर अगो यानी इस एज पर बात कर रहा है, जब आप x - 7 का है था और जब डॉटर उसकी y - 7 की है, अब वो कंडीशन लगवा रहा है। क्या कंडीशन लगवा रहा है, आई आफ्ताब अपने बारे में बोल रहा है, आई वॉज, आफ्ताब बोल रहा है, तो आफ्ताब कितना है, x - 7, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x - 7। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तुमसे 7 साल बड़ा। तो तुमसे यानी डॉटर से बात कर रहा है, वो अपनी डॉटर को बात कर रहा है, तो आफ्ताब बराबर हो गया 7 ईयर ऑफ डॉटर। तो x - 7 = 7 टाइम्स ऑफ y - 7। क्लियर है, इक्वेशन बनाना समझ में आया कि कैसे बनाना है। वो 7 ईयर अगो पे बात कर रहा है तो कंडीशन भी 7 ईयर अगो पर लगेगी। क्लियर है, 7 ईयर अगो की बात कर रहा है तो आफ्ताब x - 7 है और डॉटर जो है उसकी y - 7 है। इस पर कंडीशन लगाना है क्योंकि इसी पर वो कंडीशन लगा रहा है। 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो पहले तो हम एज लिख लें। आफ्ताब की 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज कितनी होगी, x + 3, और डॉटर की कितनी होगी, y + 3। जिस पर वो कंडीशन दे रहा है उसी एज पर कंडीशन लगानी है। x और y पर कंडीशन नहीं लगा रहा है, हम भी नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट एज पर वो कोई भी कंडीशन नहीं लगाता है। 90% क्वेश्चंस में वो या तो अगो पे लगाता है या नाउ पर लगाता है कि अभी से 3 साल बाद ये कंडीशन है, 3 साल पहले की या 10 साल पहले की ये कंडीशन है। तो जिस पर वो बोल रहा है उसी पर कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आफ्ताब हो गया x + 3 और डॉटर हो गई y +। अब यहाँ कंडीशन लगेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलता है वो, आई शैल बी, मैं माने आफ्ताब, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तुमसे 3 साल बड़ा होऊंगा। 3 साल बाद मैं तुमसे 3 साल बड़ा होऊंगा। तो x + 3 बराबर 3 टाइम्स ऑफ y + 3। किस पर कंडीशन लगानी है हमें, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, इस पर कंडीशन लगानी है, x + 3 और y + 3। आफ्ताब हमारा x + 3 है, आफ्ताब बात कर रहा है तो आफ्ताब यहाँ आएगा और 3 टाइम्स। और ये सीधी सी बात है कि बेटी की उम्र में ही ज्यादा और कम होगा। आफ्ताब अपनी तुलना बेटी से कर रहा है तो बेटी की उम्र में ही मल्टीपल होगा, तभी दो चीजें बराबर होंगी। हमेशा ध्यान रखना है, उल्टा नहीं कर देना है कि y + 3 बराबर 3 टाइम्स ऑफ x + 3, तो पता चला बेटी बड़ी आ गई और बाप छोटा आ गया। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा दो चीजों की वो बात करता है। तो भाई जो चीज बड़ी है वो तो पहले से बड़ी है, हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो छोटी चीज में ही करना पड़ेगा जिससे वो बड़ी चीज के बराबर आ जाए। तो ये ध्यान रखना है कि आफ्ताब उसका फादर है और आफ्ताब की ये ज्यादा है, तो जो भी चेंज आने वाले हैं वो बेटी की उम्र में आने वाले हैं, बेटी के साथ चेंज करने वाले हैं। तो ये हमने 2 इक्वेशन लिखी। अब ये 2 इक्वेशन को देखिए, अब ये मैंने यहाँ पर 2 इक्वेशन तो लिख दी आपके सामने, पर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है? पहली कंडीशन समझिए, क्या ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब लीनियर इक्वेशन की एक खास बात है, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको इसी के ऊपर है कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसको हमें किस में बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, फिर सॉल्व करो। डायरेक्ट सॉल्व करना चालू नहीं करते हैं कि हमने x की वैल्यू उठाई यहाँ पे रख दी, सॉल्व कर लिया, नहीं। इसकी भी मार्किंग होती है। आपको देखिए बड़े क्लास में आप कुछ भी करें, वहां पे आपको
लीनियर इक्वेशन का चैप्टर नहीं है, यहाँ तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1। यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं? तो पहले ये दोनों जो कंडीशन हमारी आई, इन दोनों कंडीशन को क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म में बदल लेंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो बदलने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए x माइनस 7 इक्वल टू 7 बाय माइनस 49, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बाय इक्वल टू ये 49 में से 7 कम हो जाएंगे तो 42, तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, यानी x माइनस 7 बाय प्लस 42 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये लिख के सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7 बाय माइनस 49, हमने ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट के साथ। x माइनस 7 इक्वल टू 7 बाय माइनस 49। अब ये 7 बाय राइट में हमें क्या चाहिए, सारी चीजें लेफ्ट में, राइट में तो हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। राइट में तो हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें यहाँ पर ले आएंगे। तो पहला इक्वेशन मेरा बनेगा x माइनस 7 बाय, और देखिए यहाँ पर माइनस 7 है और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का क्या बचेगा 42। ये हो गई इक्वेशन नंबर। अब अगर स्टैंडर्ड बनानी तो इसको मैं लिख रही हूँ 3। ये 1 था, 1 से मैंने कार में कन्वर्ट कर दिया, इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? इसको हमने सॉल्व कर लिया, खोल के देख लिया और लेफ्ट राइट कर लिया, राइट से लेफ्ट ले आए। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगाने के बाद जो इक्वेशन आए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। उसके बाद पहले उसने बोला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो एल्जेब्रिकली ये सिचुएशन होती है, ये एल्जेब्रिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंट करना, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना। एल्जेब्रा माने एक्स और वाई वेरिएबल के फॉर्म में किसी चीज को लिखना। तो ये देखिए x माइनस 7 बाय प्लस 42 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन यहाँ पर देखिए, ये आ जाएगा हमारा x माइनस 3y। देखिए ध्यान से देखिए, x प्लस 3 बराबर 3y और 3 3 जा 9। जैसे यहाँ पर क्या हो गया था हमारा 7 7 जा 49, यहाँ पर क्या हो गया 3 3 जा 9। अब ये यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y, अब ये देखिए प्लस का 3 है और ये माइनस का 9, तो ये हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 4। एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसने बोला था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो ये जो सिचुएशन है, कंडीशन लगाई, उसके बाद सॉल्व करा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिकली। तो यहां तक मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है एल्जेब्रिकली। अब मेरा बचा ग्राफिकली। अब इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उसका तरीका अलग है। देखिए हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करना है, हमें प्रेजेंट एज लिखना है, फिर 7 साल पहले की एज लिखना है, उस पर फिर कंडीशन लगानी है। फिर हमें 3 साल फ्रॉम नाउ से कंडीशन एज लिखना है। आफ्टर x प्लस 3 हो गया, डॉटर y प्लस 3 हो गई, उसके बाद इसकी हमें कंडीशन लगानी है, जो वो कंडीशन देना है। फिर इसको सॉल्व करके एल्जेब्रिकली, ये हमारा आंसर हो गया एल्जेब्रिकली सिचुएशन। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर कौन सा है, एल्जेब्रिकल आंसर है। ये हमारा आंसर है, कौन सा आंसर है, एल्जेब्रिकली। दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली। अब हम इस पर आना है ग्राफिकली, और ग्राफिकली थोड़ा लेंथी होता है, तो पहले हम करते हैं ग्राफिकल। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा था, तो हमने पहले 3.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने बना ली थी, इक्वेशन बना ली थी, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया था। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी ग्राफ के ऊपर बनाना है। तो जो ग्राफ कॉपी होती है हमारी, एक ग्राफ कॉपी अलग से आती है, जिसमें हमारे ग्राफ के ऊपर ये सारे स्केल बने हुए होते हैं, पॉइंट सारे बने हुए होते हैं, हमें पॉइंट्स बनाने नहीं पड़ते वहां पर। अगर हम कॉपी पर बनाते हैं तो मेरी तरह आपको स्केल पर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या है, अब ये जो पॉइंट मैंने लिए, एक तरफ मैंने एज ऑफ ऑक्टाव ली और एक तरफ मैंने एज ऑफ डॉटर ली। अब ये समझ लीजिए कि मैंने एक्स एक्सिस पर एज ऑफ ऑक्टाव क्यों लिया और वाई एक्सिस पर मैंने एज ऑफ डॉटर क्यों ली।
सबसे बड़ी बात ये है कि जब आफ्ताब जो बात कर रहा है यानी बेटी उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी जो बेटी है वो आफ्ताब पर डिपेंडेंट है, यानी हमेशा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस पर आता है। ध्यान रखिए, चाहे आप फिजिक्स में ग्राफ बनाए चाहे मैथ्स में ग्राफ बनाए, हमेशा जो वेरिएबल होता है एक्स और वाई, जो दो वेरिएबल है, लेकिन हम एक को एक्स पर बनाते हैं और एक को वाई पर बनाते हैं, तो जो वाई पर जो हमारा वेरिएबल आएगा वो डिपेंडेंट होता है ऑन एक्स, क्योंकि जब एक्स लाइन बनने के बाद ही तो वाई लाइन बनाते हैं हम। एक दूसरे पर कैसी होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, दोनों एक्सिस जो होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। तो एक्स पर डिपेंड है वाई, तो जो भी वेरिएबल एक्स पर डिपेंड होगा वो वाई एक्सिस पर आएगा। तो जो डॉटर है वो आफ्ताब की डॉटर है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, इसलिए वो एज कहां पर आएगी, वाई एक्सिस पर आएगा। पहला पॉइंट आपने नोट किया। उसके बाद हमारी आती है स्केल, तो यहाँ पर मैं आपको स्केल भी बता दूं, स्केल लिखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमेशा क्या होता है कि जो हम स्केल लेते हैं, तो स्केल यानी कि वहां पर जैसे 1 सेंटीमीटर, मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 लिखा, 5 ईयर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 ईयर माना मैंने, यानी कि यहाँ जो पॉइंट्स होते हैं, जो ग्राफ पर पॉइंट्स बने होते हैं, वो जो हम ले रहे हैं वहां पर हमने जैसे ये पॉइंट लिखा, तो ऐसा देखा जाए तो ये 1 सेंटीमीटर है, यानी 10 mm, यानी 10 mm को मैं क्या ले रही हूँ, 5 सेंटीमीटर। 5 ईयर, 10 mm को हम क्या ले रहे हैं, 10 mm इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, 5 ईयर। क्लियर, समझ में आया? ये एक्स एक्सिस पर स्केल है और वाई एक्सिस पर 10 mm इक्वल टू 1 ईयर। वाई एक्सिस पर हम देखिए, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, यानी जो 10 mm है यानी 1 सेंटीमीटर जिसको हम बोलते हैं, वो काय के बराबर ले रहे हैं, 1 के बराबर ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर 1 ईयर के बराबर ले रहे हैं, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 5 ईयर के बराबर ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने 10 mm करके लिखा तो भी सही है, यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर लिख दूं तो भी सही है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 ईयर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर, दोनों चीजें सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये स्केल लिखना कंपलसरी होता है, जो मैंने स्केल यहाँ पर लिखी है वो कंपलसरी है, इसके भी नंबर होते हैं। अब हम आते हैं टेबल पर। यहाँ पर जो इक्वेशन होती है उसको हमेशा y के फॉर्म में लिखा जाता है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, किस पर डिपेंड है, x पर, तो इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में लिखना कंपलसरी होता है। ये जो मैंने लिखी है ये लिखना कंपलसरी है, ये दोनों इक्वेशन को मैंने बनाया। ये देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 6, या x6 को लेके गए उधर प्लस 6 हो गया, फिर हमने ये 3y है तो ये नेगेटिव है, तो माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, माइनस x प्लस 6, और ये माइनस से डिवाइड कर दिया तो ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस हो गया, तो x माइनस 6 अपॉन 3 आ गया। यानी हमें तो y के फॉर्म में लिखना रहता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखना जरूरी है। डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन लिखना दूसरी कंडीशन, इसके लिखना पहली कंडीशन, डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखना दूसरी कंडीशन, कंपलसरी है। फिर उसके बाद टेबल बनाना, जैसे यहाँ पर पहली वाली में y इक्वल टू एक्स प्लस 42/7, दूसरी वाली में y इक्वल टू एक्स माइनस 6 अपॉन 3, ये बनाना कंपलसरी। डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में हमने इक्वेशन को लिख लिया। उसके बाद अब ये जो x की वैल्यू बदलते हैं तो y की वैल्यू बदल जाती है, तो यहाँ पर हम मन से ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जिससे ये क्या हो जाए, होल नंबर आता है, इससे क्या हो जाए, ये होल नंबर। देखिए नंबर तो कोई भी चूज कर सकते हैं, स्केल है, स्केल पर सारे नंबर होते हैं, ये स्केल है आपने पढ़ा 9th क्लास में पढ़ा, पूरे रैशनल नंबर होते हैं स्केल के ऊपर, पूरे रैशनल नंबर स्केल के ऊपर होते हैं, तो हर तरह के नंबर होते हैं, पर हमें प्लॉट करने में आसानी हो, इसलिए हम क्या लेते हैं, होल नंबर। ऐसा कुछ नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट करो जिससे आपका y जो है होल नंबर में ही आए, पॉइंट में ना आए, रेशनल नंबर के फॉर्म में ना आए, होल नंबर के फॉर्म में आए। ये तीसरी बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब मैंने यहाँ पर 0 रखा, x इक्वल टू 0 रखा, तो ये 42/7 कट रहा है 6 से, तो ये आ गया 6, तो 0 और 6, x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ पर रखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखा तो 42 आया, 42/7 और 7 से डिवाइड करा तो ये आ गया 6, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब मैंने रखा यहाँ पर 7, जब मैंने यहाँ पर 7 रखा तो ये कितना हो गया, 49, जब ये 49 हो गया तो 7 से वापस कैंसिल हो गया, 7 7 49,
फिर आप रख दीजिए 35 और वापस से 7 से काटिए तो आएगा 11। फिर आप रखिए 42 तो ये काटेंगे वापस से तो क्या आएगा 12। तो ये रख रख के आपको देखना है। चाहे तो फेयर वर्क में भी आप ये सब रख रख के कर सकते हैं, चाहे तो रफ में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है तो उसको इस टेबल से मतलब है और मेन तो ग्राफ से मतलब है। अगर आपने टेबल सही बनाई है, ग्राफ सही बनाया है तो फुल मार्क्स। कैलकुलेशन में आपने कैसे करा है, क्योंकि जो कैलकुलेशन करी वो टेबल में आ गए ना नंबर, तो वो कैलकुलेशन को आप फेयर में दिखाएं या रफ में दिखाएं। रफ में करके देख के टेबल में लिख दें तो भी ठीक है, या आपको जब रफ में ही करना है तो फेयर वर्क की तरह ही हम उसको सॉल्व कर लें और उसके बाद टेबल बना दें। तो ये हमारी बन गई टेबल। और ये हमारे होते हैं कोऑर्डिनेट, x 0,6 x और y। कोऑर्डिनेट कैसे चलते हैं, x y x, y। तो x मतलब 0, y यानी 6, 0,6, 7,7 x 7 y 7, 35 11 35 11 और ये हो गया 42 12। क्लियर है, ये मैंने पॉइंट निकाल लिए। अब किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए 4-4 पॉइंट्स की जरूरत नहीं होती है। किसी भी इक्वेशन को डालने के लिए 4 पॉइंट की जरूरत नहीं होती, मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो हम चाहें तो मिनिमम कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। यहाँ मैंने 4 पॉइंट बताए आपको, लेकिन यहाँ हम 2 पॉइंट भी लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 4 पॉइंट तो हम इसलिए लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं 2 ही पॉइंट लूँ तो यहाँ पर देखिए कोई इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाई नहीं देता है 2 पॉइंट से। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के कोई पॉइंट ले लूँ तो आप देखिए 42 12 दोनों की टेबल, दोनों की इक्वेशन में आ रहा है। जब दोनों की इक्वेशन में आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी दोनों लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। 42 12 से पास हो रही है वाली लाइन भी और 42 12 से पास हो रही है, तो इंटरसेक्ट करना आसान होता है। अगर हम ग्राफ में ही वो पॉइंट ले लें तो इंटरसेक्शन पॉइंट एकदम करेक्ट हो गया हमारा। नहीं तो क्या है कि ओरिजिनल ग्राफ में तो वो अपने आप ही आगे हम एक्सटेंड करते हैं तो एकदम एक्यूरेट पॉइंट पर ही लाइन इंटरसेक्ट करती है। बस आप अपनी स्केल को सही रखें, लाइन हमेशा सीधी खींचें। लाइन हमेशा सीधी होती है और जिसको स्केल से खींचते हैं, तो स्केल से अगर लंबी स्केल से लाइन खींचो तो बिल्कुल एकदम सही लाइन आती है। आप पीछे की तरफ बढ़ाएं, आप आगे की तरफ बढ़ाएं, लाइन एकदम सही आती है। तो दूसरा पहले हमने बना लिया, दूसरे में भी हमने वही रखा, x = 6 रखा, y = 0 आया, x = 30 रखा, y = 8 आया, x = 42 रखा, y = 12 आया। हमारे पॉइंट बन गए 6, 0, 30, 8, 42, 12। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 6, 0, 30, 8, 42, 12। अब हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो आपने पॉइंट समझ लिए क्या करना है। सबसे पहले स्केल लिखना है, दूसरा लाइन को y के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, तीसरा टेबल बनाना है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमने स्केल ली थी पहले ही हमने उसके पॉइंट लिख लिए थे। अब एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। x एक्सिस पर हमें इतने पॉइंट लेना चाहिए, जैसे यहाँ पर 6 है, 30 है, 42 है, यहाँ पर 35 है, 42 है। तो यानी स्केल पर ऐसा लिखना है कि ये पॉइंट कवर हो जाए, 35 भी आ जाए, 42 भी आ जाए, स्केल पर कवर हो जाए तो ये हमारा काम पूरा बन जाएगा। y एक्सिस पर देखिए, y एक्सिस पर मैक्सिमम 12 आ रहा है, y एक्सिस पर मैक्सिमम 12 आ रहा है, इसलिए अगर हम 1 2 3 भी ले लें तो 12 आराम से कवर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे 42 कवर करना था तो अगर मैं 1 1 लेती तो मेरी स्केल तो बहुत लंबी जाती, इसलिए मैंने 1 सेंटीमीटर = 5 ईयर ले लिया। क्लियर है कि हमने कहा क्यों चेंज करके लिखा, ये आपके ऊपर है। चेंज करके हम x एक्सिस की स्केल अलग ले सकते हैं, y एक्सिस की अलग ले सकते हैं, दोनों की स्केल चेंज ले सकते हैं, दोनों की स्केल सेम भी ले सकते हैं। क्लियर है, तो ये पॉइंट ग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाने हैं ग्राफ के ऊपर, तो ही आपके फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला मैं पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ, ये मैंने L1 लाइन बोल दी और ये मैंने L2 लाइन बोल दी, ये मैंने L2 लाइन बोल दी, एक मैंने L1 लाइन बोल दिया और एक मैंने L2 लाइन बोल दिया। तो पहले मैं L1 लाइन को प्लॉट करने वाली हूँ। 0,6 देखिए, 0 ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ओरिजिन जो ओरिजिन होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर आप देखिए ये 0 है और 0,6 यानी ये पॉइंट आएगा। ये ऐसा बड़ा गोला बना दीजिए, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया और सपोज मैं इसको ABCD लिख दूं तो ये मेरा हो गया A पॉइंट। इसको मैं अगर ABCD लिख दूं तो मेरा A पॉइंट।
B.7,7। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे 7 चाहिए और आप यहाँ पर देखिए ये 10 है, यानी 5 का अंतर आ रहा है, यानी ये 2.5 का पॉइंट हुआ 2.5 का, यानी 2.5 से पहले अगर मैं पॉइंट लूंगी तो क्या आएगा मेरा 7। देखिए 5 है और ये 7.5 है, अगर मैं मिडिल में ले लेती हूँ तो क्या है ये 7.5 है और मुझे क्या चाहिए 7। तो यहाँ से देखिए ये जो इसके पहले वाला पॉइंट आएगा 7,7 और यहाँ तो ठीक है, ऐसे डॉट डॉट लगा के भी आप ये पॉइंट्स को बना सकते हैं। तो ये मेरा हो गया बी पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट लिख दिया मैंने 7,7। अब 35,11, तो ये देखिए 35 ये जा रहा है और ये 11 आ रहा है। आप इसके लग के खींच सकते हैं, इसके लग के खींचेंगे तो भी पॉइंट आपके बराबर आ जाए। क्लियर है, ये हमारा पॉइंट हो गया सी पॉइंट। देखिए मैंने 3 पॉइंट बना दिए, 0,6, 7,7, 35,11 ये बना दिया। अब हमारा आ रहा है 42,11। तो आप ये देखिए ये 42.5 है, तो इसके पहले वाला जो पॉइंट होगा वो 42 होगा, तो 42,12। तो यहाँ पर आप देखिए इसके पैरेलल लाइन आ रही है ये, और ये 42 आ रहा है, ये हमारा 40, ये मेरा हो गया डी पॉइंट। और स्केल है, ये लाइन है, लाइन हमेशा कैसी होती है सीधी, इसको काय से हमें खींचना है स्केल से। तो यहाँ पर तो देखिए बोर्ड पर स्केल नहीं चलेगी, आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे लंबी वाली स्केल से लाइन को खींच देंगे। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को अपने फ्री हैंड से खींच देती हूँ। ये हमारी लाइन बन गई, आगे से पीछे तक इसको खींच सकते हैं और इसका नाम है मैंने दिया L1, तो इसके आगे मैंने लिख दिया L1। ये मेरी एक लाइन खींच गई L1। क्लियर है, सबको समझ में आया। ये जितने भी पॉइंट्स थे उनको मैंने प्लॉट कर दिया, उनका नाम मैंने ABCD दे दिया। क्यों दे दिया ABCD? क्योंकि दोनों लाइन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन सा पॉइंट किस लाइन का है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। इसको मैं नाम दे दूंगी PQR, जिससे आपको पता चलना चाहिए PQR जो है L2 लाइन के पॉइंट्स हैं और ABCD L1 लाइन के पॉइंट्स हैं। अब देखिए 6,0 लेना है। अब यहाँ पर 6,0 ये 6 है, ये 5, ये 2.5, ये यहाँ पर हमारा कितना आएगा, ये 5 हो गया और ये हमारा कितना आ रहा था 7.5, तो ये यहाँ पर हो गया हमारा 6। तो ये पॉइंट हो गया मेरा 6,0, यानी ये P पॉइंट लिख दिया मैंने, ये मेरा हो गया 6,0। ये जो पॉइंट आ गया मेरा कितना आ गया 6, ये 5 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 2.7 हो जाता तो बीच में क्या आएगा 6, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा 6,0। अब कितना है 30,8, तो 30 ये है और 8 यहाँ पर है, ये देखिए आप ये 30 है हमारा। ध्यान से समझना है, बहुत आराम से मैं समझा रही हूँ। ये हमारा हो गया P और इसको मैंने बोल दिया Q, इसको मैंने बोल दिया Q। तो ये हो गया 30,8, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 8 है, पहले x चलेंगे और फिर y चलेंगे। तो ये 30,8 ये P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट है 42,12, तो ये PQR, ये दोनों पॉइंट क्या है हमारे सेम है, ये भी वही पॉइंट है और ये भी। अब इस लाइन को मिलाना है, तो देखिए यहाँ से ये मिलेगी लाइन, तो ये ध्यान से आपको बनाना है, लंबा है थोड़ा ग्राफ। ये देखिए मैंने ग्राफ बना दिया और ये जो मेरी लाइन है वो L2 लाइन है, ये वो जो मेरी लाइन है वो क्या है L2 लाइन है। तो यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल। मेथड, देखिए इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्लियर है, समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं ग्राफिकल। ग्राफ पर कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले उसने सारी चीजें पूछ ली, अगर कभी आता भी है तो वो ज्यादा मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि पहले तो उसने वर्ड प्रॉब्लम दी, वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद प्लॉट किया, तो काफी टाइम मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकली और इसको बोलते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन है,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सॉल्यूशन नहीं है। इसका मैंने एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन नहीं बनाया, सॉल्यूशन के इसके मेथड अलग है, एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन के मेथड अलग है, जो हम आगे वाले वीडियोज में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी को लेकर हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में यहाँ मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया, तो सॉल्यूशन क्या हो गया मेरा 42, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो गया मेरा, सॉल्यूशन हो गया मेरा इसका 42 कॉमा, इसका सॉल्यूशन हो गया 42 कॉमा 12। ये देखिए इसका सॉल्यूशन हो गया मेरा 42 कॉमा 12, यानी एज ऑफ आफ्ताब हो गई 42 ईयर, एज ऑफ आफ्ताब हो गई 42 ईयर, और एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर हो गई हमारी 12 ईयर। क्लियर है, समझ में आया कि कैसे करना है। तो एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया मैंने, और दूसरा मैंने बता दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कैसे एल्जेब्रिकली करते हैं। एल्जेब्रिकली का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, वो हो गया एल्जेब्रिकल। और ग्राफिकल तो ग्राफ पर बनाना ही पड़ेगा, तो उसका मैंने आपको बताया कि क्या करना है, y के फॉर्म में लिखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। ये हमने y के फॉर्म में लिख दिया, और उसके बाद ग्राफ के ऊपर सॉल्व कर दिया। स्केल लेना कंपलसरी है, स्केल लेना है, उसके बाद पॉइंट प्लॉट करना है, लाइन खींच देना है, इंटरसेक्ट जहां पर करेगी। अगर ओरिजिनल ग्राफ में हम करते हैं तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको निकालने की जरूरत नहीं होती है, वो एकदम एक्यूरेटली आता है। लेकिन अगर कभी हम कॉपी पर बनाते हैं तो वहां पर हमें ध्यान रखना रहता है कि एक्चुअली हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आने वाला है। क्लियर है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर 3.1 के। यहां पर क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। क्रिकेट का जो कोच है वो अपनी टीम के लिए क्या करता है, 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। तो सबसे पहले किसकी वो बात कर रहा है, बैट की बात कर रहा है और बॉल्स की बात कर रहा है। बैट और बॉल्स की बात कर रहा है तो बैट पहले लिखा हुआ है उसको x मान लेंगे, और बॉल्स बाद में लिखी हुई है उसको y मान लेंगे। सबसे पहले हमें वेरिएबल के फॉर्म में उसको मानना पड़ेगा। हम डायरेक्ट हर क्वेश्चन में बैट बॉल ऐसा नहीं लिख सकते। हम उसको क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ए बैट बोला मैंने, एक बैट की जो कॉस्ट है वो मैंने बोला ₹x, कॉस्ट ऑफ बॉल ₹y। अब उसने बोला यहाँ पर कितने बैट खरीदता है वो, 3 बैट, तो एक की कॉस्ट x है तो 3 की कितनी हो गई 3x। कॉस्ट ऑफ 3 बैट, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल कितनी हो गई 6y। 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, रुपीज कितने लगते हैं 3900। तो अगर दोनों को जोड़ दें, भाई किसी दुकानदार को पैसे देना है तो वही जोड़ के देंगे कि 3x प्लस 6y कितना हो रहा है 3900 के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। समझ में आया कि क्या करना है हमें। सबसे पहले तो जो नाम दिया हुआ है इसके अंदर उसको हमें वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद वेरिएबल लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है, उसकी कॉस्ट लिखना है। कॉस्ट उसने 3900 दी है तो भाई इसको जोड़ देना है, क्योंकि 3 बैट की कॉस्ट कितनी है 3x, 6 की कितनी है 6y। दोनों को जोड़ने के बाद कितने पैसे देने हैं हमें 3900 के बराबर लिख दिया। उसके बाद आगे बोलता है सी बाय अनदर बैट और 3 मोर बॉल्स, एक बैट और खरीदता है और 3 बॉल भी खरीदता है वो। तो एक बैट की कीमत x है, 3 बॉल की कीमत 3y। फिर उसको बोलता है कि इसके कितने पैसे लगते हैं 1300, तो x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो ये देखिए इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, बस आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, अगर रुपीज दिया है तो रुपीज लिखेंगे, एज दिया है तो एज लिखेंगे। जिस फॉर्म में क्वेश्चन में लिखा होता है उसी फॉर्म में हमें लिखना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसने बैट लिखा हमने बैट लिख दिया, रुपीज लिखा हमने रुपीज लिख दिया। क्लियर है, समझ में आया। तो बैट x रुपीज का है, बॉल बाय रुपीज की है, तो 3 की कीमत 3x हो जाएगी, 6 की कीमत 6y हो जाएगी। दोनों को जोड़ने के बाद 3900 हो जाएगा। यहाँ पर 1 की कीमत x है, 3 की कीमत 3y है, दोनों को जोड़ने के बाद 1300 हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको हम बोलते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एल्जेब्रिकली।
ये जो रिप्रेजेंटेशन है एल्जेब्रिकली, ये हमारा पहला आंसर हो गया, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? एल्जेब्रिकल। x और y के फॉर्म में लिखना एल्जेब्रिकल। अब देखिए ज्योमेट्रिकली, इस क्वेश्चन में उसने बोला ज्योमेट्रिकली, पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था ग्राफिकली, एक ही बात है। ग्राफिकल बोले ज्योमेट्रिकल बोले एक ही बात है, वो अलग अलग वर्ड दे रहा है। पिछले क्वेश्चन में उसने लिखा था ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, इस क्वेश्चन में उसने बोला ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक चीज को। तो पहले हमने इस इक्वेशन को क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया। देखिए पहली इक्वेशन में से अगर 3 कॉमन निकाले तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300, यानी एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, इसमें से x देखिए 3 दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300, और इसको हमने y के फॉर्म में लिखना है, तो 1300 माइनस एक्स अपॉन 2, 1300 माइनस एक्स अपॉन 2। दूसरी इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखना है 1300 माइनस एक्स अपॉन 3, 1300 माइनस एक्स अपॉन 3। फिर हमने पॉइंट्स रख देना है, ऐसे पॉइंट्स लेना है कि ये कट जाए। तो ये मालूम है कि अगर 0 लेंगे तो भी कटेगा, 1300 को 2 से काटा क्योंकि ये 0 0 है, इवन नंबर है, 0 हो या इवन नंबर का मल्टीपल हो तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। तो ये हमने 2 से काट दिया तो आया 650। फिर हमने देखिए 1300 अगर ले लें 0 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब अगर मैंने 100 ले लिया, 100 ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा 1200, 1200 बचा, 1200 को 2 से डिवाइड करा, क्या आ गया 600। तो ये हमारा हो गया पहला वाला टेबल कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले टेबल में देखिए हमने यहाँ पे रखा 400 रखा, तो क्या बचा हमारे पास 9, तो ये बचा 300, तो 900 को डिवाइड करा, फिर 100 लिया 1200, तो ये 400 बचा। फिर ये 1000 ले लिया हमने, 1000 ले लिया तो ये कट गया 100 बार। क्लियर है, समझ में आया? तो ये जो पॉइंट्स है वो हमें इस टाइप से लेना है कि होल नंबर आ जाए। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि ऐसे पॉइंट्स लेना है, सोचना पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझ में आने लग जाता है। तो हमने ऐसे पॉइंट्स लिए, ये सारे कैसे आ गए, होल नंबर। अब इनको हम क्या करेंगे, हमें ऐसे पॉइंट लेना रहते हैं, ऐसे पॉइंट लेने रहते हैं कि होल नंबर आए। और ये हमारी दोनों टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें इसको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो हमें स्केल लेना है, एक्स एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस लेना है, और देखिए रुपीज है तो रुपीज के ऊपर रुपीज में हमको लिख देना है। मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं। हमेशा वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को, जो बाद में आएगा वो वाई पर जाएगा, जो पहले आएगा वो एक्स पर जाएगा। तो हम इसका बनाते हैं ग्राफ। देखिए अब टेबल बनाने के बाद हमने टेबल बनाई, ये पॉइंट्स निकाले, ये पॉइंट्स आपको रफ में निकालना है या फेयर में निकालना है आपके ऊपर है। उसके बाद हमने टेबल बनाई, पॉइंट्स कैसे लेना है, होल नंबर वाले। अब 0,650 पहला पॉइंट है, ये सपोज मेरी L1 लाइन और ये है L2 लाइन, नाम दे सकते हैं पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स का नाम ABCD दे सकते हैं, PQR दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0,650, तो 0,650, तो ये पॉइंट ये आएगा, ये मेरा हो गया ए पॉइंट 0,650। 0 ये है, ओरिजिन है, ये ओ ओरिजिन है, और ओरिजिन पर पॉइंट क्या होता है 0, तो 0 से कहाँ गए 650 वाई एक्सिस पर, क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो कहीं भी नहीं जा रहे, वाई एक्सिस पर गए 650। अब ये 1300 एक्स एक्सिस पर कहाँ जाना है 1300 0, तो ये पॉइंट हमारा ये हो गया 1300, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। सपोज इसको आगे पीछे लिख सकते थे, देखिए ये 100 है, ये 1300 ज्यादा ले लिया तो ये 100 है, तो ये 1200 आया 600, यानी पहले ये 100 वाला लेना था। ये 100 है और 100 पर कितना है 600, तो 100 पर कितना है ये 600, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। 100 पर कितना हमारा 600, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया।
इसके बाद इस लाइन को देखिए, लंबी लाइन है, थोड़ा ध्यान से मिलाएंगे और यहाँ से मैं मिलाना चालू कर रही हूँ। ABC तीनों पॉइंट को मिलाना है, तो यहाँ से देखिए ये मिलाना हम चालू कर रहे हैं। ये ऐसा आएगा पॉइंट, ये देखिए मैंने मिला दिया। स्केल से मिलाएंगे, आपको बड़ी स्केल लेनी है इसके लिए, या कॉपी रख के आप कॉपी में मिला सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी स्केल नहीं है कि लंबाई में नहीं आ रही है, नहीं तो बड़ी स्केल आराम से कॉपी के ऊपर आती है, उससे हम मिला सकते हैं। तो एक पॉइंट ये था मेरा, एक पॉइंट ये था मेरा, और एक पॉइंट ये था। ये हमारी लाइन मैंने खींच दी, ये आपको लाइन दिखाई दे रही हो। ये 3 पॉइंट थे मेरे पास, 0 650, 1300 0 और 100 600। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट्स मिला दिए। अब ये वाली लाइन मेरी, इसका नाम क्या है, L1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया L1। और पॉइंट्स के नाम क्या लिए थे मैंने, ABC। क्यों ले लेते पॉइंट्स के नाम ABC? जिससे हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि ये कौन सी लाइन का पॉइंट है। अगर ABC लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर ABC लिखा हुआ है, हमें मालूम है पहली लाइन के पॉइंट्स हैं। अब हम दूसरी लाइन के लिए कहेंगे PQR, तो हमें मालूम है कि ये PQR के पॉइंट्स हैं, तो मिलाने में कभी कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब 400 300 है, तो ये 400 है और ये 300 है। देखिए ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया P, ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया P, इसको बोल दिया Q और इसको बोल दिया R। 100 और 400, ये 100 है और यहाँ पर ये 400 है। ये मेरा P, ये Q हो गया, और R पॉइंट जो हो गया 1000 100, तो ये 1000 है और ये देखिए यहाँ पर ये 100 है। ये 1000 है, ये 1000 है, ये मेरा पॉइंट हो गया R। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट है ऐसा जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर जो 1300 है, अगर मैं यहाँ पर भी 1300 ले लूँ, देखिए आप यहाँ पर भी 1300 ले लें तो ये 0 आएगा। यानी इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों में देखो 1300 0 हो रहा है, 1300 0। तो यानी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन भी, ये वाली जो लाइन है ये भी इसी लाइन, इसी पॉइंट से पास होगी। तो आपने को ऐसे पॉइंट बनाना है, ऐसा पॉइंट बनाना है। ये देखिए ये यहीं से पास होने वाली लाइन है, तो ये देखिए ये मिला दी मैंने लाइन। अब ये कहाँ से जा रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर हम वहां से स्केल से मिलाएंगे तो ये देखिए ये जो लाइन जा रही है लंबी लाइन है, लाइन आपको सीधी खींचना है, स्केल से खींचना है। लाइन आपको कहाँ से खींचना है, स्केल से खींचना है। ये मेरी लाइन जा रही है, तो पहली लाइन L1 थी और ये जो लाइन जा रही है ये L2 लाइन है। ये लाइन L1 थी पहली वाली, ये जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन थी वो, ये देखिए चौड़ी जो लाइन बनाई है मैंने, वो क्या है, मेरी L1 है, और ये मेरी जो लाइन है वो L2 है। ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट है अपने को अच्छे से बनाना है, आराम से स्केल रख के बनाना है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्केल से बनाना है। ये लाइन देखिए ये आ रही है हमारी लाइन, स्केल से बनाओगे लंबी स्केल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये मेरी लाइन हो गई L1 और ये मेरी लाइन हो गई L2। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक ही बात होती है, ज्योमेट्रिकल बोले ग्राफिकल बोले एक ही बात होती है। और इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, यानी कॉस्ट ऑफ बैट हो गई 1300 रुपीज, 1300 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ बॉल हो गई, कॉस्ट ऑफ बॉल जो आ रही है वो आ रही है 0 रुपीज। 1300 0 है, यानी इसका मतलब है जब बैट खरीद रहे हैं तो बॉल वो फ्री में दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बैट खरीद रहे हैं तो बॉल काय में दे रहा है, वो फ्री में दे रहा है। यानी क्योंकि यहाँ पर देखिए अपना जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1300, 0 दोनों में है, 1300, 0 दोनों में है ये चीज, 1300, 0। तो बैट की कीमत कितनी है, 1300 है, और बॉल वो क्या कर रहा है, हमें बैट के साथ एक बॉल फ्री दे रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और इसका ये बोलते हैं सॉल्यूशन, और इसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली।
ये हमने ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व करे, बहुत इजी है। और एक बार अगर ये आ गया तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लीजिए क्या करना रहता है। सबसे पहले इक्वेशन लाना है, इक्वेशन लाने के बाद y के फॉर्म में लिखना है, मन से x के पॉइंट सोचना है। x इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू 1300, x इक्वल टू 100 रखा, जो भी रखा उससे y की वैल्यू आई, लेकिन x की ऐसी वैल्यू चूज करना है जिससे y होल नंबर में आए। ऐसे दोनों इक्वेशन को y के फॉर्म में लिख लिया, वैल्यू निकाल ली, फिर हमने क्या करा, स्केल लिया, x एक्सिस बनाई, y एक्सिस बनाई, फिर पॉइंट प्लॉट करे और स्केल में जो लिया हुआ है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए। ये 100 है यानी मैंने 100 रुपीज लिया है, 10 mm बराबर 100 रुपीज लिया है, y एक्सिस पर मैंने 10 mm बराबर 50 रुपीज लिया है। जिस हिसाब से आपने लिया है उस हिसाब से लिख दीजिए। और प्राइस ऑफ बॉल जो है y पर आएगी, प्राइस ऑफ बैट जो है x पर आएगा, क्योंकि बैट खरीदेंगे तो ही बॉल की जरूरत पड़ेगी। तो बैट जो है इंडिपेंडेंट है और बॉल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। और कोई भी क्वेश्चन है वेरिएबल के फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लिखना, उसके बाद स्टार्ट करना, यही लीनियर इक्वेशन का तरीका है। तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन करे। अब जो इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, जिससे हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.1 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी 2 वेरिएबल दे रखे हैं उसने, एक एप्पल दे रखा है और एक ग्रेप्स। तो एप्पल को एप्पल नहीं लिखेंगे, ग्रेप्स को ग्रेप्स नहीं लिखेंगे। हमने बोला कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज y रुपीज। तो पूरे में हमको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो x और y का फॉर्म लेंगे। अब उसने बोला 2 kg एप्पल, तो 1 kg की अगर x है तो 2 kg की कॉस्ट कितनी होगी 2x। उसने बोला 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1 kg ऑफ ग्रेप्स y, यानी हमारी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पहला हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 160 रुपीज। उसने बोला है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है 160 रुपीज। ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी रुपीज 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। 4 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी आएगी 4x, 1 kg की x तो 4 kg की 4x, 1 kg की y, 2 kg की 2y। तो 4 kg ऑफ एप्पल यानी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 300। ये हमारा हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से देखिए, पहले जो क्वेश्चन दिया होता है उसके हिसाब से पहले वेरिएबल ले लेते हैं। हमने बोला 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y है। फिर उसने बोला 2 kg एप्पल चाहिए तो 2 kg की कॉस्ट लिख ली, 1 kg ग्रेप्स चाहिए तो 1 kg की लिख ली, तो 2x प्लस y इक्वल टू 160। फिर उसने बोला आगे का कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल तो 4x हो गया। फिर उसने बोला 2 kg ग्रेप्स तो 2y हो गया। अब कितने रुपए लगते हैं 300। तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, पहला वाला आंसर एल्जेब्रिकली। अब वो बोलता है आगे ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली बोले ग्राफिकली बोले एक ही बात है। उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन उसके पहले कराया, एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि पहले हमें y के फॉर्म में लिखना है। तो y इक्वल टू आएगा 160 माइनस 2x। तो y इक्वल टू लिख लिया हमने 160 माइनस 2x। फिर दूसरा आएगा हमारा y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन निकाल लो आप, 2 कॉमन निकालोगे तो 2x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 150। 2 से इसको डिवाइड, देखिए 2 कॉमन निकाल लीजिए आप, 2x प्लस y इक्वल टू 300। और जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 150। अब y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 150 माइनस 2x। y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 150 माइनस 2x। और फिर हमने क्या करा, इसके अंदर वैल्यू रखी, यहाँ पर हमने x की वैल्यू रखी 50, तो 100 हो गया, तो कितना बचा 60। फिर हमने 40 रखा तो कितना बचा 40 रखा, यहाँ पर तो 80 हो गया, और 160 माइनस 80 हो जाए। ऐसे हमने क्या करा, x की 3 वैल्यू ले ली और y की 3 वैल्यू निकाल ली। और यहाँ पर भी मैंने क्या करा, x की वैल्यू ले ली 50 ली, तो 50 यहाँ पर लेंगे हम 50 लेंगे तो कितना हो गया 100, तो ये बचा 50।
फिर 30 ले लिया तो 90 आया, 25 ले लिया तो 100 आया। ये कैलकुलेशन आपको रफ में करके देख लेनी है या आप फेयर में भी कर सकते हैं, और हमें तो मतलब है टेबल से। अगर आपकी टेबल सही बनी है आपका ग्राफ सही बन जाएगा। तो टेबल बनाने के लिए आपको ये एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है कि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो हमारी सही होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। एल्जेब्रिकली यानी इक्वेशन का फॉर्म बना दिया, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिकली। रिप्रेजेंटेशन है, सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एल्जेब्रिकली कौन कौन से मेथड से हम सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बोला कि कौन कौन से मेथड है। 3 मेथड आपकी बुक में दे रखे हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों मेथड से हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एल्जेब्रिकली। लिखा हुआ आता है एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन, अगर लिखा हुआ आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली लिखा है तो ज्योमेट्रिकली कर रहे हैं हम। तो आगे देखिए हम ग्राफ को कैसे बनाते हैं। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल के लिए सबसे पहले क्या करना रहता है, टेबल बनानी रहती है जो हमने पहले से बना ली है। टेबल के जो पॉइंट्स होते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी। कोऑर्डिनेट्स 50, 60, 40, 80, 30, 100। इसमें 50, 50, 30, 90, 25, 100। ये जो पॉइंट्स हमें यहाँ प्लॉट करना है। तो देखिए स्केल पर जो पॉइंट्स हैं 80 रुपए, 100 रुपए, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर मैंने लिया कि 10 mm जो है मैंने 5 रुपए के बराबर लिया। फिर ये 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, ये कॉस्ट ऑफ एप्पल लिखी है। फिर यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40 करके 100 तक है। तो वाई एक्सिस पर देखिए 60 आ रहा है, 80 आ रहा है, 100 आ रहा है, 50, 90, 100, यानी मैक्सिमम कहाँ तक आ रहा है 100 तक। तो ये मैंने 100 तक लिख लिया। और एक्स एक्सिस पर 50 हाईएस्ट आ रहा है, 50, 40, 30, 50, 30, 25। तो ये हमने एक्स एक्सिस पर 50 तक लिख लिया। जहां तक स्केल हमारे टेबल में आते हैं नंबर, वहां तक के हम नंबर इस पर लिख लेते हैं। अब हम प्लॉट करते हैं फर्स्ट नंबर। ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो पहले हम फर्स्ट लाइन प्लॉट करते हैं 50, 60। अब यहाँ पर देखिए ये 50 है और यहाँ पर ये 60 है। तो ये देखिए पहली लाइन के लिए पॉइंट जाएगा मेरा ये 50, 60। ये जो है ये पॉइंट 50, 60। ये इसको हम लिख देते हैं ए पॉइंट, इसको मैंने लिख दिया ए। 40, 80, अब ये 80 है और ये हमारा 40 है। ये हमारा हो गया बी पॉइंट। 30, 100, ये हमारा 30 है और ये हमारा 100 है। ये आप देखिए यहां से ध्यान से देखते जाइए, पॉइंट्स प्लॉट करना। अगर पॉइंट सही है तो लाइन सही बनेगी। तो ये एबीसी हमारे पॉइंट्स आ गए और इस पर मैंने ये लाइन खींच दी। चाहे तो थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैंने ये लाइन खींची। ये मेरी L1 लाइन है। तो अगर ये L1 लाइन है, L1 की बात कर रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया L। स्केल यहाँ पर लिखना है, कंपलसरी होता है, पहले लिख दिया करो स्केल। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पर लिया है 10 mm इक्वल टू 5 रुपीज। 10 mm जो है 5 रुपए के बराबर शो कर रहे हैं हम। और वाई एक्सिस पर हम 10 mm बराबर 10 रुपीज, 10 mm जो है वो 10 रुपए के बराबर शो कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये रुपीज में है, जो कॉस्ट ऑफ एप्पल रुपीज में है तो रुपीज में आएगा 5 रुपए, 10 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए। अब यहाँ पर देखिए दूसरा मेरा है 50, 50, 50, 50। तो यहाँ पर देखिए ये 50 है और ये 50 है, ये पॉइंट यहाँ आएगा। ये मेरा हो गया P, ये मेरा पॉइंट हो गया P। फिर दूसरा पॉइंट है 30, 90, ये 30 है और ये हमारा 90 है। तो ये 30 है और ये 90 है, ये 30 है और ये हमारा 90 है। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। फिर 25, 100, ये 25 है और ये 100 है। तो ये पॉइंट आएगा, ये हमारा पॉइंट आ गया। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। तो ये देखिए ये जो लाइन है ये एकदम, ये यहाँ पर C ऊपर की तरफ लिख देती हूँ मैं, ये C है, ये हमारा B है और ये ऊपर की तरफ लिख देती हूँ ये लाइन, ये पॉइंट, ये है, ये B है, ये C है।
अब ये देखिए कि इसके पैरेलल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसके हमें पैरेलल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, कोई भी पॉइंट मीट नहीं कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये स्केल से लाइन की, ये जो पॉइंट है अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो वो गलत बन जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट है, ये यहाँ आ रहा है, ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है। देखिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है, देखिए लाइन थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाएगी, ऊपर नीचे पॉइंट हो जाएगा, उसको हम सही कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट जो है वो उसी लाइन के ऊपर आएंगे। ये हमारी हो गई L2 लाइन। तो ये कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। तो नो सॉल्यूशन आएगा, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा इस लाइन के ऊपर कि जो क्या करे, उसको कॉस्ट को मैच करे, यानी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है लाइन। कैसी लाइन है हमारी? पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है ये? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कैसा सॉल्यूशन देते हैं? नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन कैसा सॉल्यूशन देते हैं? नो सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं निकलता तो सिस्टम कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए कि कैसे करते हैं। बाकी जो चीजें हैं देखिए 3 पॉइंट, इसमें 7 एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2, 3.3, बहुत लंबा चैप्टर है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत है। क्यों है एक्चुअली ये लंबा चैप्टर? क्योंकि हर जगह लीनियर इक्वेशन लगता है। भाई हमारे एग्जाम में तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, पर ये जो लीनियर इक्वेशन है हर जगह लगता है, इसलिए वो चाहता है कि आप 10th में ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कहीं भी लीनियर इक्वेशन लगे, आपकी 10th में इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आए। क्वेश्चन तो 1 या 2 ही आएंगे लीनियर इक्वेशन से जो आने वाले, पर उसके लिए अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर लेते हो तो फ्यूचर आपका जब भी लीनियर इक्वेशन बनेगा कहीं पर भी बन जाती है। ये चैप्टर ही ऐसा है, लीनियर इक्वेशन कहीं पर ही बन जाती है, वहां हमको सॉल्व करना है। तो अगर यहीं पर अच्छे से आ गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज मैंने आपको बताया एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं, उसमें हम एल्जेब्रिकली कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो करेंगे। ग्राफिकल का बता दिए, 3 क्वेश्चन मैंने करवाए, समझती हूँ आपको अच्छे से आया होगा। देखिए एक अगर अच्छे से आ गया तो हम कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन करें, अच्छे से समझ लें तो क्वेश्चन करना आसान होता है। तो ये मैंने आज आपको ये बताया। अब मैं आपको बताऊंगी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आगे के वीडियो में मेरे ये सारे मेथड रहेंगे, आप मेरे साथ कंटिन्यूस बने रहिए और मेरा वीडियो शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा बेटा, दूसरे बच्चों को भी फायदा होगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए।